हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से गणित के कुछ हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आपको या कई ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। अब ऑप्शन में है परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत या पूर्णांक। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? तो ऐसी संख्या जो हमारी p बटे क्यू के रूप में होती है उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। यदि तीन भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या जो हमारी करनी वाली संख्याएं होती है, तो यदि हम इनको जोड़े या घटाएं तो क्या मिलेगा? अब हमें मिल चुका है 3 प्लस करनी 5। अब जहाँ भी करनी आती है मतलब वो अपरिमेय होती है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अपरिमेय संख्या। तो पहले का ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय पूछा है। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है हमें 3 प्लस करनी 23 माइनस करनी 23। फिर यहाँ दिया गया है 2 करनी 7 करनी 7 करनी 7 1 बटे करनी 2, और यहाँ पर दिया गया कुछ इस प्रकार से संख्याएं दी गई है। अब ये थोड़ा सा हम सवाल को सही करेंगे। यहाँ पे हमारे से परिमेय ना पूछते हुए अपरिमेय पूछा गया है, क्योंकि यदि हम देखें तो ये भी हमारी परिमेय। ये परिमेय कैसे बनेगी? तो यदि मैं लिखूंगा 3 प्लस करनी 23 और माइनस करनी 23, तो करनी 23 से करनी 23 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये परिमेय आ गया है। अब यदि इसको भी देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी 7 7 करनी 7, तो करनी 7 से करनी 7 कट गया। ये भी क्या आया? 2 बटे 7, तो इसका मतलब ये भी परिमेय हो गया। पर यदि इसको देखूंगा तो ये है हमारे पास 1 बटे करनी 2। यहाँ पे करनी है मतलब ये हो जाएगी अपरिमेय। तो यहाँ पे आपसे परिमेय ना पूछते हो, क्या पूछ रहा है वो? अपरिमेय संख्या। तो ये इसका ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि a बड़ा 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर p और q क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें बताना है कि निम्न में से क्या सत्य है। तो a बटे p और a बटे q। तो यहाँ दिया है a की पावर p प्लस q। यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी भाग में लगाते हैं तो यहाँ माइनस आती है, पर यहाँ पर है प्लस, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ये दिया गया है a की पावर p और उसकी पावर q, तो यहाँ पे प्लस किया है, जबकि हम जानते हैं कि जब पावर की पावर होती है, घात होती है, तो वहाँ गुणा होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर a बटे p डिवाइड बाय a बटे q बराबर a की घात p माइनस q। तो हमने अभी पढ़ा कि जब हमारे कोई भी संख्याएं भाग में होती है और उनकी घात अलग होती है, संख्या एक समान होती है, तो वो माइनस होती है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा तीसरे का करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, यदि b बड़ा 0 एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर हमारे से असत्य पूछा है। तो इसके लिए आपको 4 फार्मूले ध्यान रखना है, 4 सूत्र ध्यान रखना है कि जब हमें दिया जाए a की घात p और इसी प्रकार a की घात q, तो यहाँ पर जब गुणा में हो तो हम करते हैं इनका प्लस, a p प्लस q। अब यदि यही चीज़ आपकी भाग में हो तो हम करते हैं माइनस, तो a की घात p माइनस q। और यही चीज़ यदि यहाँ पर आपकी a की घात p और उसकी घात क्या हो जाए? q हो जाए, तो ये चल जाता है गुणा में, तो a की घात p गुणित q। और यही चीज़ यदि आपकी घातें सेम हो और नंबर अलग अलग हो तो पहले हम a और b का गुणा कर देते हैं और p गुणित q लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, a की घात, आपकी घातें सेम होना चाहिए यहाँ पर, a की घात p b की घात b p, तो ये हो जाता है ab की घात p। तो इस प्रकार से अपने चारों सूत्र बनते हैं। तो अब हमारे से पूछा है कि कौन सा असत्य है। तो यदि हम देखें यहाँ पे b की घात m है, यहाँ पे b की घात n है, आधार हमारा सेम है, तो घातें यहाँ पर हम आपस में जुड़ेगी, तो ये पहला वाला तो हमारा सही है। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में दिया गया है b की घात m और उसकी घात n, तो b की घात mn हो गया। तो ये भी रूल हमारा सही है कि जब घात की भी घात होती है तो उनका हो जाता है गुणा। तीसरा हमें दिया है भाग में और m की घात b की घात m बटे b की घात n, और यहाँ पर आप देखोगे उल्टा हो गया, n माइनस m, जबकि m माइनस n आना चाहिए, पहले m है, इसलिए ये हमारा असत्य कथन होगा। तो चौथे का हमारा हो जाएगा स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में
दिया गया है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। 1 व 2 के बीच नहीं है तो 5/4 को देखेंगे तो 4 दूनी 8 होता है और 4 एक कम 4 होता है, मतलब ये जो 5 आया वो इसके बीच में ही आएगा, तो ये तो हमारा करेक्ट है। 11/8 भी देखेंगे तो 8 दूनी होता है हमारा 16, आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, और 8 गुणित 1 बराबर 8, तो 8 और 16 के बीच की संख्या होना चाहिए, तो वो संख्या 8 और 16 के बीच की है, तो ये भी सही है। बट इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 17 है, इसका मतलब 8 दूनी 16, ये 2 के बाहर हो गई, तो ये हमारी स ऑप्शन इसका भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 का हमारा स करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर पूछा है परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कुछ भी हो, जैसे 3/2 गुणित 2/3 या कुछ भी दिया हो, तो वो हमेशा क्या होता है, तो हमेशा परिमेय संख्या का गुणनफल हमें परिमेय ही मिलने वाला है। तो प्रश्न नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सदैव एक परिमेय संख्या होती है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया इनमें से अपरिमेय संख्या है करनी 23, करनी 225, करनी 49 और 5.328। तो हम देखते हैं कि 225 की करनी होती है 15, ये बाहर निकल जाएगा। करनी 49 का मान होता है 7, ये भी बाहर हो जाएगा, परंतु करनी 23 किसी की करनी नहीं होती, इसलिए ये करनी में ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का। तो ये थे हमारे प्रश्न पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सही विकल्प। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमें दिया गया है निम्नलिखित में बहुपद है। बहुपद मतलब एक्स वाई वाला जिसकी घात 1, 2 या 3 हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे करनी में हमारे पास x है, तो ये तो हमारा बहुपद हो नहीं सकता। यहाँ पर देखेंगे तो x वर्ग माइनस 1 डिवाइड बाय x वर्ग प्लस 1, यहाँ पर भी घातें समान है और डिवाइड में है, तो ये भी नहीं हो सकता। यदि यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ भी हमारी घात माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ऊपर आप ले जाएंगे, तो ये भी एक बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर द होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। यहाँ पर पूछा बहुपद है और यहाँ पर पूछा है बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, हमारे पास है 5, यहाँ पर दिया है y + 2/y, y को जब आप ऊपर लाएंगे तो ये जाएगा माइनस का 1, तो इसका मतलब जो हमारा ब होगा वो हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि घात कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। अब आप यहाँ देखेंगे सर यहाँ पे भी तो yx नहीं है, तो इस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका मान हो गया x की घात 0। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x की घात 0 या y की घात 0। x की घात 0 का मान होता है 1, यहाँ पर भी x की घात 0 का मान होगा 1, तो इसका मतलब ये बहुपद हो सकते हैं, क्योंकि घात हमारी 1/2 या माइनस या कुछ इस टाइप से नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3 शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात। अब शून्य बहुपद की घात 1 कोई भी पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं या 0, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट होगा, परिभाषित नहीं कर सकते हम शून्य बहुपद की घात को। प्रश्न नंबर 4 x वर्ग 3x की घात 4 प्लस 1 माइनस 4x की घात 3 प्लस 7 की घात है। यहाँ पर हमारे से इसकी घात पूछी है, तो इसकी घात देखेंगे तो हमारे पास 2, 4, 3 और 0 ऑप्शन दिए। यहाँ पर हम देखेंगे x की अधिकतम घात क्या है, तो हम देख रहे हैं x की अधिकतम घात हमारे पास 4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया x वर्ग माइनस x माइनस 6 के शून्यक। यहाँ पर हमारे से शून्यक पूछे गए हैं, तो शून्यक के लिए हम देखेंगे कि कौन सा इसको परिभाषित पूरा सेटिस्फाई कर सकता है। तो यदि मैं x की जगह यहाँ पर 3 रखूं और y की जगह हमारा -2 दिया है, तो पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। तो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा करें तो हमें 6 मिले और जिसको हम घटाएं तो हमें 1 मिले। तो हम जानते हैं ऐसी संख्या हमारे पास होगी 3 और 2। आप देखेंगे 3 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है। यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा हमारे पास x - 3, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा x - 3, तो ये हो जाएगा हमारा x - 3 बराबर 0, और 1 होगा हमारा x + 2 बराबर 0। तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, और ये प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। तो हमें मिलता है शून्यक 3 और -2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 का। तो ये थे हमारे पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण सही विकल्प। हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ।
पार्ट 3 में हमें दिया गया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब मूल बिंदु के निर्देशांक हमने पढ़े हैं कि 0,0 हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब इसके लिए आपको चतुर्थांश ध्यान रखने होंगे। ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश का मतलब होता है कि यहाँ पर x भी धनात्मक y भी धनात्मक। ये हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है, यहाँ पर x धनात्मक और y हो जाता है ऋणात्मक। यदि हम बात करें तीसरे चतुर्थांश की तो तीसरे चतुर्थांश में हमारा दोनों ऋणात्मक होता है, x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। और चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे तो x धनात्मक और y ऋणात्मक। तो ये हमारे चारों चतुर्थांश होते हैं। अब इसी के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पर आपका x भी माइनस है और आपका y भी माइनस वाला है। अब दोनों माइनस है तो हमने ये देखा है कि दोनों माइनस तीसरे चतुर्थांश में होता है, तो इसका तृतीय चतुर्थांश हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट ऑप्शन होगा। अब दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई बिंदु x अक्ष पे होगा तो x अक्ष पर तो उसका कुछ न कुछ मान होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, परंतु जब x अक्ष पर दिया जाए तो y अक्ष वाला बिंदु जो होगा वो शून्य हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो भी मान आएगा उसमें y 0 आना चाहिए। तो यदि हम ऑप्शन नंबर अ देखते हैं तो यहाँ पे x 0 है, y का मान 3 है। यदि यहाँ भी देखें तो x 0 है, y का मान -3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर x का 2 है, y का 1 है, ये क्योंकि y 0 होना चाहिए, यहाँ भी 1 है, ये भी नहीं हो सकता। हमारा लास्ट ऑप्शन है 5,0, तो x में 5 और y में 0, और हम यही चाहते थे कि y में क्या होना चाहिए 0, क्योंकि बिंदु हमारा x अक्ष पर है। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। अब सेम क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब y अक्ष पर है, इसका मतलब x निर्देशांक हमारा 0 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर अ में ही हमारा x निर्देशांक 0 है, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है बिंदु 2,-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। 2,-1, तो आप देखोगे x में प्लस है और y में माइनस है, ये कहाँ होता है। तो आप देख रहे हो x में प्लस और y में माइनस हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे बिंदु 0,4 स्थित होगा। तो यहाँ पर x अक्ष हमारा 0 हो गया, x निर्देशांक, तो इसका मतलब जो स्थित होगा वो y अक्ष पर स्थित होगा, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 पे दिया गया है बिंदु -3,2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ पर देखेंगे x माइनस वाला और y प्लस वाला, तो x माइनस तो ये और y प्लस, तो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे उल्टा लिखा है हमने, x माइनस वाला और y होना चाहिए यहाँ पे प्लस वाला। तो x माइनस वाला और y प्लस वाला ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में होता है, तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। आगे हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो हम जानते हैं कि x अक्ष और y अक्ष जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मूल बिंदु कहते हैं, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। बिंदु x, y में x को भुज तथा y को कहते हैं। तो हम जानते हैं कि x, y में x को भुज तथा y को कोटि कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटि कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल इनको छोड़ के मत जाना। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी। तो हम जानते हैं कि x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर होती है, इसका y निर्देशांक 4 है, तो यहाँ पर भी हमारी दूरी कितनी हो जाएगी 4। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, अभी जो क्वेश्चन ऊपर था वही का वही है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को भी हम क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा मूल बिंदु कहते हैं। निर्देशांक अक्षतल को कितने भागों में बांट देता है। तो अभी हमने देखा था हमने 4 चतुर्थांश में बांटा था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 भागों में बांट देता है। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं।
एक्स अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं। तो अब ऊपर पढ़ा था हमने, एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा भुज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वाई अर्ध अक्ष के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोटि। निर्देशांक 5,2 में भुज का मान, यहाँ पर भुज का मान पूछा है, तो भुज का मान मतलब एक्स अक्ष का मान, तो एक्स का मान हमें 5 दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे से -3,-2 में कोटि, तो कोटि मतलब वाई अक्ष का मान -2 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है बिंदु 4,0 अक्ष पर स्थित होगा, तो आप देखोगे वाई 0 है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो ये थे हमारे कुछ रिक्त स्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ के जाने हैं इसको। अब हमें दिया गया है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया गया है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है हमारा ax + by + c = 0। ये हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के हम अनेक हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 4x + 3y = y का एक हल लिखिए। तो आप इसे हल करके निकाल सकते हो। 0,4 यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये y दिया है यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो आप इसे हल करके निकाल सकते हो 0,4 और बहुत सारे मान निकाल सकते हो। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है रैखिक समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखिए। अब इसे हमें मानक रूप में लिखना होगा, तो आप क्या करेंगे, ये प्लस का 3y इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो x - 3y = 0। ये अपना मानक रूप हो जाएगा रैखिक समीकरण का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात। तो आप देखेंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण है, तो हम जानते हैं रैखिक समीकरण में उच्चतम घात 1 होती है, तो यहाँ पर हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है रैखिक समीकरण x + by + c में कितने चर हैं। चर मतलब x और y, यहाँ पर आप देखोगे 2 चर है, तो ये हमारा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। आगे बढ़ते हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे कहलाते हैं। तो हमने देखा है कि जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो वो कहलाते हैं सरेख बिंदु। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है एक न्यून कोण का माप है। अब न्यून कोण हम जानते हैं कि 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है, तो उसका मान हो जाएगा 0 और 90 डिग्री के बीच का। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है कहलाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिनका योग 180 डिग्री होता है वो कहलाता है संपूरक कोण, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग, तो सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 हो तो शेष कोणों की माप। तो आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज है तो टोटल तीनों कोणों का योग 180, तो एक तो अपना 50 होगा। अब समकोण है तो एक 90 होना चाहिए, तो तीसरा कितना होना चाहिए, तो यदि हम इसको जोड़ ले 140, 180 में से 140 आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 40। तो एक कोण 90 का और दूसरा कितने का होना चाहिए 40 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें दिया गया है दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उनका सर्वांगसम पूछा है। तो सर्वांगसम मतलब हूबहू एक जैसा, तो जब उनका आकार और माप एक जैसी होगी तो वो सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और यदि कोण C बराबर 45 डिग्री तो कोण A की माप ज्ञात कीजिए। ये हमारे से पूछा है, तो कोण A की हमें माप ज्ञात करना है और उसने बोला है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है और C 45 है। तो अपने को मालूम है त्रिभुज का योग कितना होता है 180, तो पहले 90 और 45 को हम प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 135 और 180 में से हम 135 को कर लेंगे माइनस,
तो ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 45 डिग्री। तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु मतलब जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो 180 को आप 3 भागों में बांटेंगे तो 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। यहाँ पर कसौटी नहीं है, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पर देखेंगे तो साइड एंगल साइड, तो ये तो कसौटी है। एंगल साइड एंगल, ये भी कसौटी है। साइड साइड एंगल, ये कोई कसौटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती है। तो आकार भी समान है, माप भी समान है। तो अभी हमने देखा था ऊपर कि इसे हम सर्वांगसम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 में जाएंगे तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो ही त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 8 का। आगे बढ़ेंगे तो किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी सी हो तो इसकी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का हमने सूत्र पढ़ा है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो हमने सूत्र इसका भी पढ़ा है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर स इसका भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमें इससे पूछा गया है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र है हमारे पास कर्णी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति नहीं है। समतल आकृति, तो ये आयत हमारा समतल होगा, वर्ग भी हमारा समतल होगा, घन भी हम जब दो वर्गों को मिला देते तो ये घन बन जाता तो ये भी समतल होगा। परंतु जब हम वृत्त बनाते हैं तो ये समतल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समतल आकृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ठोस आकृति नहीं है। तो घनाभ एक ठोस आकृति है, वर्ग एक ठोस आकृति है, बेलन और शंकु। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे से पूछा है ठोस आकृति नहीं है। तो वर्ग एक ठोस आकृति नहीं है क्योंकि ये 2D में बनता है। और फर्स्ट का भी थोड़ा सा मैं करेक्शन चाहूँगा, यहाँ पर पूछा है समतल आकृति नहीं है तो घन हमारी 3D आकृति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर स इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है गोले के आयतन का सूत्र। तो गोले का आयतन होता है हमारे पास 4/3 पाई r की घात 3। करेक्ट ऑप्शन। कौन सी समतल आकृति है, यहाँ पर हमारे से पूछा समतल आकृति कौन सी है। समतल मतलब 2D में। तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर घन, वर्ग, बेलन और शंकु। तो घन हमारा 3D है, बेलन हमारा 3D है, शंकु हमारा 3D और वर्ग हमारा 2D है। तो समतल आकृति आ जाएगी हमारी ब, ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है गोले के आयतन का सूत्र। ये अभी हमने ऊपर किया तो ये तो सेम है। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r वर्ग h। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की घात 3। तो ये थे हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इनको बिल्कुल पढ़ के जाएंगे, इसमें से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जहां से आपके 15 से 20 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।